मित्रों, हमारी यात्रा, जब हम यात्रा की बात करते हैं, मैं बार बार छोटी छोटी बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा रास्ता क्या है और हम चले कहां से थे। आप देखिए, हम जब सरकार में नहीं थे और हम विपक्ष में रहा करते थे तो हमको लोग छेड़ा करते थे। क्या कहते थे? जनसंघ और बीजेपी का इकोनॉमिक मॉडल क्या है? व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल? जो पुराने लोग होंगे उनके ध्यान में होगा, उनको छेड़ा जाता था। छेड़ा शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो समझते थे कि इकोनॉमी के चैंपियन अगर हैं तो हम ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन उनको क्या मालूम था कि जनसंघ के प्रस्तावों से निकला हुआ एकात्म मानववाद बढ़ता बढ़ता अंत्योदय तक पहुंचेगा और राजस्थान की धरती से भैरव सिंह शेखावत जी के माध्यम से शुरू हुआ अंत्योदय, देश में जनता पार्टी आई तो अंत्योदय योजना को आगे बढ़ाया गया। और क्या था अंत्योदय? अंत्योदय यही था कि समाज सुखी तब रहेगा जब पायदान में खड़ा अंतिम व्यक्ति, जब उसकी चिंता होगी तभी समाज सुखी होगा। और लेफ्टिस्ट क्या बोलते थे? न कुछ नहीं, सिर्फ पेट ही इंपॉर्टेंट है, यानी भूख महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भूख के साथ साथ मन भी महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भूख के साथ साथ भूख की तृप्ति होनी चाहिए, लेकिन भूख के साथ साथ इंटेलेक्ट की भी तृप्ति होनी चाहिए, भूख के साथ साथ आत्मा की भी तृप्ति होनी चाहिए। इसलिए मन, बुद्धि, आत्मा, भूख, ये सबकी तृप्ति होगी और सिर्फ अपनी नहीं होनी चाहिए, अपने पड़ोसी की भी जब होगी तभी समाज में शांति आएगी, तभी समाज मंगलमय होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। ये बात उन्होंने उस समय कही। और अंत्योदय के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी को एक नया रूप दिया। क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये वाक्य ऐसे ही नहीं है, ये शब्द ऐसे ही नहीं है, ये हमारे इकोनॉमिक मॉडल का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ अवर इकोनॉमिक मॉडल। और आप देखिए, आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत 130 करोड़ का देश, 55 करोड़ के लोग 5 लाख के हेल्थ कवर के अंडर आ गए। यानी अमेरिका नहीं सोच सका, यूरोप नहीं सोच सका, हिम्मत नहीं कर सका। और आपको मालूम है हमारा आयुष्मान भारत कितना बड़ा है? सारी अमेरिका की आबादी में ला लो, सारी कनाडा की आबादी में ला लो, सारी मेक्सिको की आबादी में ला लो, सबको जोड़ लोगे तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बनता है। अब इसका अंतर क्या पड़ा? अब लोगों को लगेगा हाँ आया आयुष्मान भारत। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने गरीब के घर पे कभी देखा नहीं कि अगर कैंसर हो जाए तो वो उस मरीज के साथ कैसा व्यवहार होता था? आपको इसका अंदाजा नहीं होगा कि किसी घर में, अगर गरीब के घर में किसी की हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए तो बाईपास सर्जरी कराने के लिए घर बिक जाता था। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो या तो वह बेचारा कैंसर से जाएगा या उसका घर जाएगा या खेत जाएगा, यह परिस्थिति थी। और ये एक छोटी जनसंख्या की नहीं थी। 130 करोड़ देश में 55 करोड़ लोगों को आज उसका लाभ यह मिल रहा है कि इंडिया के, भारत के गरीब लोगों का हेल्थ स्टेटस ऊंचा आ रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। 1.5 करोड़ लोग
बिजली, तो ये सारी बातों का इसका असर क्या पड़ता है? आप सोचिए, आपके घर में बिजली नहीं हो, आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस कितना रुक जाता है। आप इस बात को समझिए। जिन घरों ने वर्षों तक बिजली नहीं देखी होगी, उनके घर का विकास कैसा हो रहा होगा। और उनकी छोटी संख्या नहीं है, 2,60,00,000 से ऊपर की संख्या है। उनको घर में बिजली पहुंचाने का काम किया गया। हमारे नौजवान युवाओं के लिए मुद्रा योजना से लेकर के, स्टार्टअप योजना से लेकर के, हमारे बाकी योजनाओं के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है। अभी ये आत्मनिर्भर भारत में स्मॉल और मीडियम साइज के जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उनको पैकेज के रूप में उनको मुख्य धारा में लाने का काम चल रहा है। मित्रों, ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि लास्ट माइल डिलीवरी देने में हम सांसद लोग, हम विधायक लोग, हम कार्यकारिणी के सदस्य लोग, हम उसमें अपना कैसे योगदान कर सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए और इस तरीके से उनको जोड़ना चाहिए। किसान की बात ले लीजिए। आप बताइए, आजकल लोग किसानों के बारे में बात करते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर कोई बहस कर ले। किसानों के किसान नेताओं ने वर्षों लिप सर्विस की है और किसान पर राजनीति की है, किसान का भला नहीं किया है। अगर किसान का भला किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। आप बताइए, फर्टिलाइजर के लिए लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? ये नीम कोटेड यूरिया किसने पहुंचाया? ये सॉइल हेल्थ कार्ड किसने पहुंचाया? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसने पहुंचाई? और ये हमारे अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों को ये काम किसने पहुंचाया? और ये जो रिफॉर्म्स है, ये रिफॉर्म्स किसान की तस्वीर और तकदीर बदलेगा, इस बात की हमको गारंटी है। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये ऑप्शनल है, करना चाहो करो, न चाहो न करो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मैं सबसे पूछता हूं, बताओ रिफॉर्म्स में कौन सी चीज है? और मैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर तो चर्चा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो वो है, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वो है कि जैसे गेम में होता है ना, पहले बॉल इधर से मारते रहते हैं, फिर हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदल जाता है, फिर उधर से मारने लगते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट को भी उसी तरीके से बदल देते हैं। जब इधर होते हैं तो बोलते हैं रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स, जब उधर खड़े हो जाते हैं नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स। पूछो इनसे कि क्या है भाई, मालूम नहीं। ये एपीएमसी को अबॉलिश करने का मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने लिखा था कि नहीं लिखा था? और आप देखिए ये कैसी तस्वीर है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं। मैं अपना प्रोडक्ट बिलासपुर के जिले से बाहर नहीं ले जा सकता, और एक निब बनाऊं अगर मैं कलम का, तो मैं दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा दूं, उसके लिए कोई उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन और बता दूं आपको, कई स्थानों पर तो यह है कि आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते हैं। अगर आरती नंबर 251 आपका काउंटर है तो आप 290 के पास भी नहीं जा सकते हैं। यह स्थिति ला करके खड़ी हुई है। लेकिन ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं। आप इसमें से बताओ क्या चीज इसमें से सुधार करने की जरूरत है, हम करेंगे। किसान हमारे अन्नदाता है, उनको मुख्य धारा में शामिल करना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन ये जो राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक नेता रोटियां सेकने का काम और राजनीतिक पार्टियां करती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि गांव-गांव, घर-घर, एक-एक किसान के पास जाकर के ये बात करनी है कि हमको जो हमने रिफॉर्म्स लाए हैं उससे किस तरीके से भला होने वाला है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चल रही थी क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ पंजाब की कांग्रेस की सरकार लेके नहीं आई थी क्या? तुम करो तो सच, हम करें तो झूठ, कि क्या मतलब है? ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए और लोगों को इस बारे में हमको बताना चाहिए, लोगों को सामने इन बातों को रखना चाहिए। मित्रों, सतीश जी ने कुछ बातों की तरफ इंगित किया है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का एक रूटीन सा हाल बन गया है और मैं इनको बोलता हूं फ्रस्ट्रेटेड लॉट। ये इतने फ्रस्ट्रेशन में है सत्ता पाने के लिए कि ये कुछ भी वायदा करेंगे
और जो वायदा करेंगे उसको कभी निभाएंगे नहीं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बोलो, कर्जा माफी की बात कही थी कि नहीं कही थी? दिन भी गिना दिए थे ना कि इतने दिन में हो जाएगा। तो अब आपको मालूम ही है कि इन लोगों ने क्या किया और किस तरीके से। और दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं पिछली बार आया था तो मैंने बताया था कि दलितों पर यहां बहुत अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। आज राजस्थान दलित अत्याचार में नंबर 2 पर खड़ा है, कोई सुध नहीं है। अगर हम बात करें क्राइम रिकॉर्ड्स की दृष्टि से, जैसा इन्होंने बताया 21% बढ़ गया है क्राइम रिकॉर्ड। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़े हैं। अगर हम बात करें, अभी मुझे बताया गया था कि राजेंद्र राठौर जी ने विधानसभा में भी इस विषय को रखा था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की दृष्टि से 15.3 बेरोजगारी बढ़ गई है। हम रोजगार देंगे। मैं कई बार बोलता हूं, कांग्रेस के नेताओं को रोजगार के विषय पर जानकारी जीरो है, इनको मालूम नहीं है। ये पॉपुलिस्ट स्लोगन में बातचीत करते हैं। रोजगार अकेला रोजगार नहीं आता जब तक कि समाज के अंदर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बना, तब तक रोजगार नहीं आता है। अगर दलितों के साथ अत्याचार होगा, अगर क्राइम रिकॉर्ड का ये हालचाल होगा, तो कौन आएगा यहां? और उसी तरीके से अगर हम देखें ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को, तो राजस्थान भ्रष्टतम राज्य बन चुका है। मतलब हम राजस्थान में पहले या दूसरे नंबर पर ही हैं। किन चीजों में? क्राइम में, करप्शन में। अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुष्कर्म और रेप में नंबर 1 राजस्थान खड़ा है क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार। रेप्स में ये महिलाओं की स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। और ये क्यों हो रहा है, इसको भी समझिए। जब राज्य करने की प्रायोरिटी नहीं होगी तो राज्य होगा कैसे? मेरा चार्ज है कि वर्तमान सरकार, गहलोत सरकार का प्रायोरिटी सुशासन देने का नहीं है, प्रायोरिटी कुशासित राज्य के रूप में बढ़ने का है। इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि आने वाले समय में लॉक, स्टॉक एंड बैरल के साथ इस सरकार को नमस्कार और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। इसको हमको आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। बजट के बारे में आप लोगों ने चर्चा की ही है। अब इनके बजट ऐसे होते हैं कि मैं चाहूंगा आप लोगों को जो पहले 2 बजट हैं उनके सारे आंकड़े निकाल करके और सारी घोषणाओं को निकाल करके जनता के सामने जाना चाहिए, पूछना चाहिए, आपके प्रस्ताव में आना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई इस बार के बजट की तुम बात कर रहे हो, पहले तो ये बताओ कि पिछले बजट का क्या हुआ, कितना धरती पर लगा। लेकिन मित्रों, हमको एक बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की संस्कृति यह मान के चलती है कि हमने झूठ बोलते रहना है, जनता सुनती रहेगी और जनता हमारे पर विश्वास करेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समय बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त माध्यम है सच्चाई को सामने लाने का और दूध का दूध, पानी का पानी करने का, समाज को जागृत करने का, और उसके साथ साथ सत्ता की दृष्टि से सही लोग सही जगह पर बैठे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं अपने कार्य समिति के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग फील्ड के वर्कर्स हैं, मैं आपको कुछ समझाऊं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हां, इन बातों को हमको जमीन तक ले जाना है, जनता के बीच में रखना है, उनको हर छोटी बड़ी बात से जानकारी दिलानी है। वह आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है और यहां पर भी कमल खिलाना है, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी पुरानी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, जमीनी पार्टी है, जमीन पर काम किया है और उसको हमको फिर से एक रूप देने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान में हम दे पाएंगे और हम यहां पर सफल होंगे, इसका हमको पूरा ध्यान भी है। जो चुनाव के लोकसभा के नतीजे आए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया है कि गहलोत की सरकार से लोग मुक्ति पाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। यह हमारी जिम्मेवारी है
कि हम पूरी ताकत के साथ उनकी आशाएं और आकांक्षाओं पर उतरें और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जरूर करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप